आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद विद्यमान थे। इन 16 महाजनपदों में से अधिकांश राजतंत्र थे, परंतु कुछ गणतंत्र भी थे। इस काल में हर महाजनपद एक दूसरे से संघर्षरत था, परंतु अंततः इन सब में से मगध का उदय एक अजय राज्य के रूप में होता है, जो आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य को भी जन्म देता है। इतिहासकारों के लिए यह प्रश्न सदैव ही चुनौतीपूर्ण रहा है कि क्यों मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, क्यों मगध की ध्वज पताका सारे भारतवर्ष में लहराई, मगध के भाग्योदय के पीछे क्या कारण थे। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम प्रस्तुत वीडियो में खोजने का प्रयास करेंगे। जब हम महाजनपद काल को देखते हैं, जो कि लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व 5वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान था, तो हम देखते हैं कि इस समय वृज्जी, कोसल एवं अवंती मगध की तुलना में कम शक्तिशाली नहीं थे। परंतु यह परिस्थिति बहुत देर तक नहीं रही। धीरे धीरे मगध का उदय होता गया और अंत में मगध ने ही भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य को जन्म दिया। इतिहासकारों ने मगध के इस उदय की प्रक्रिया को समझने के लिए कई से तर्क दिए हैं और इन तर्कों को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम तो है सांस्कृतिक कारण और द्वितीय है भौगोलिक कारण। यदि सांस्कृतिक कारणों की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि मगध में रूढ़िवादी वैदिक धर्म अपनी जड़ें उस प्रकार से नहीं जमा सका था जैसे उसने दूसरे महाजनपदों में जमा ली थी। इसी कारण से मगध का उदय संभव हो सका। इन इतिहासकारों का यह मानना है कि मगध में रूढ़िवादी ब्राह्मणों की संख्या अधिक न होने के कारण मगध विभिन्न संप्रदायों को अपना पाया। जैन, बौद्ध एवं आजीविक जैसी वेद विरोधी शाखाएं भी मगध में फल फूल सकी और इसी विविध एवं सहनशील सामाजिक परिवेश ने मगध के उदय को सुनिश्चित किया। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तर्क के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि हमारे समक्ष कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मगध के विविध धर्मों वाले सामाजिक परिवेश ने परोक्ष रूप से मगध के उदय में कोई भूमिका निभाई। इसी कारण से हम प्रामाणिकता से यह नहीं कह सकते कि मगध में वैदिक धर्म के अनुचरों की संख्या कम होने के कारण ही मगध का उदय हो पाया। अब यदि हम भौगोलिक कारणों की बात करें तो ऐसे कई सारे भौगोलिक कारण हैं जिन्होंने मगध के उदय को सुनिश्चित किया और हम एक एक करके इन सब को समझने का प्रयास करेंगे। अब यदि हम पहला कारण देखें तो इतिहासकारों के अनुसार मगध की जो राजधानी थी उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप सभी को ज्ञात है कि मगध की दो राजधानियां रही हैं। मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह और बाद में यह राजधानी परिवर्तित कर पाटलिपुत्र बना दी गई। यदि हम इन दोनों राजधानियों को देखें तो राजगृह एवं पाटलिपुत्र दोनों ही रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थीं, जो मगध के लिए अत्यंत लाभदायक था। यदि मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह को देखें तो इस नगर की रक्षा 5 पहाड़ियां कर रही थीं। इन पहाड़ियों से घिरे होने के कारण राजगृह अत्यंत सुरक्षित था और शत्रुओं के किसी भी आक्रमण को विफल करने में सक्षम था। वहीं यदि हम पाटलिपुत्र की बात करें तो इस काल में यह नगर सोम एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित था। महाजनपद काल में उत्तर भारत का अधिकांश वाणिज्य एवं व्यापार गंगा नदी से होकर जाता था और पाटलिपुत्र अपने रणनीतिक स्थिति के कारण इस पूरे व्यापार पर नियंत्रण रखने में सक्षम था। दूसरे कारण की यदि हम बात करें तो यह प्रसिद्ध इतिहासकार डी कौशाम्बी से हमें प्राप्त होता है। डी कौशाम्बी के अनुसार मगध के उदय के पीछे एक बहुत बड़ा कारण वहां लौह अयस्क की खानों का प्रचुर मात्रा में होना था। दक्षिण बिहार के क्षेत्र में लौह अयस्क का विशाल भंडार है और उस समय यह क्षेत्र पूर्ण रूप से मगध महाजनपद के अधीन था। इन लौह अयस्क से भरे खानों ने भी मगध के उदय को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान की। इन दो भौगोलिक कारणों से तो अधिकांश लोग अवगत होंगे, क्योंकि इन दो कारणों की चर्चा हमें हमारी पुस्तकों में भी पढ़ने को मिलती है।
परंतु ऐसे कई और भौगोलिक कारण भी थे जिन्होंने मगध के उदय को सुनिश्चित किया। अब हम इन भौगोलिक कारणों की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि मगध मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह मध्य गंगा घाटी क्या है। तो इसे समझने के लिए हमें पूरे गंगा घाटी का मानचित्र देखना होगा। विद्वानों ने इस गंगा घाटी को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम है ऊपरी गंगा घाटी, जो हरिद्वार से प्रारंभ होती है और प्रयाग की सीमा तक व्याप्त है। प्रयाग से लेकर वर्तमान समय के बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सीमा का जो क्षेत्र है उसे हम मध्य गंगा घाटी कहते हैं, जिसमें मगध भी स्थित है। मध्य गंगा घाटी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र की भूमि चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रति हेक्टेयर भूमि पर गेहूं अथवा जौ की तुलना में चावल का उत्पादन कहीं अधिक होता है, क्योंकि मगध के पास एक ऐसा विशाल क्षेत्र वर्तमान था जहां चावल की खेती संभव थी। इस कारण से मगध अधिक संख्या में चावल उत्पादन करने में सक्षम था। अधिक चावल उत्पादन के कारण मगध के क्षेत्र में अधिक जनसंख्या रह सकती थी। आप सभी को ज्ञात होगा कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व एक राज्य के लिए मानव पूंजी कितनी महत्वपूर्ण थी। यदि एक राज्य के पास अधिक जनसंख्या है तो वह इस जनसंख्या को विभिन्न कार्यों में लगा सकता है और एक विशाल सेना भी खड़ी कर सकता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण मगध एक ऐसा राज्य था जो अधिक जनसंख्या रखने में सक्षम था। अधिक जनसंख्या के कारण मगध की जो सेना थी वह भी विशाल थी। तो हम देख सकते हैं कि मध्य गंगा घाटी में स्थित होने के कारण मगध को क्या क्या लाभ मिले। इसके अतिरिक्त एक और कारण था जिसने मगध के भाग्योदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाजनपद काल में भारतवर्ष की युद्ध कला में एक बड़ा परिवर्तन आया था। पहले के कालों में जो रथ था वह सबसे महत्वपूर्ण अंग था भारतीय सेनाओं का, परंतु इस काल में हम देखते हैं कि जो युद्धक हाथी थे उन्होंने रथों का मुख्य स्थान ले लिया था। भारतीय युद्धों में इन हाथियों की बढ़ती उपयोगिता को हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देख सकते हैं। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में रथों को वह स्थान नहीं देते जो उन्हें वैदिक काल के युद्धों में प्राप्त था। कौटिल्य के लिए युद्धक हाथी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। युद्ध कला में हुआ यह परिवर्तन मगध के लिए अति लाभदायक था। मगध जिस क्षेत्र में स्थित था वहां सघन जंगल थे जिनमें हाथी सरलता से मिलते थे। कौटिल्य भी मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जाति के युद्धक हाथी पूर्व भारत के क्षेत्र में ही मिलते थे। मगध अपने क्षेत्र में मिलने वाले इन गजराजों का प्रयोग युद्ध में कर सकता था। जैसे जैसे युद्ध को जीतने में हाथियों की भूमिका बढ़ती गई, मगध और भी शक्तिशाली होता गया। मगध की तुलना हम अन्य महाजनपदों से करें तो हम देखते हैं कि उनके लिए हाथियों का मिलना इतना सुलभ नहीं था जितना मगध के लिए था। इन सभी भौगोलिक कारणों से यह तो स्पष्ट था कि मगध इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त करेगा, परंतु साम्राज्य के रूप में उभरने के लिए केवल भौगोलिक कारण ही पर्याप्त नहीं थे। मगध को आवश्यकता थी एक योग्य एवं दूरदर्शी शासक की, जो उसे बिंबिसार के रूप में मिला। बिंबिसार के राजा बनने के पश्चात मगध का संचालन एक कूटनीतिक एवं सक्षम राजा के हाथ में आ चुका था। यह कहना तार्किक रूप से उचित होगा कि मगध का वास्तविक रूप से उदय बिंबिसार के राजा बनने के पश्चात ही प्रारंभ हुआ। बिंबिसार के पश्चात उसके पुत्र अजातशत्रु ने भी मगध की सीमा में अनेक राज्य जोड़े और इन दोनों शासकों ने मगध के सूर्योदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बल पर आगे चलकर भारतवर्ष के प्रथम साम्राज्य के रूप में नंदों का उदय हुआ। यदि आप बिंबिसार से लेके नंद राजाओं तक के राजनीतिक इतिहास को जानना चाहते हैं तो कृपया करके यह प्लेलिस्ट देखें, जिसमें मैंने मगध से लेके नंद राज्य वंश तक जो राजनीतिक गतिविधियां मगध में हुई उनकी चर्चा की है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।